Hello everyone, Namaskar. I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Education Hub. And in this video, I'm going to cover part 4 of Indian polity. Basically, as governor we will cover in this chapter, and later on we will cover chief minister, state council of ministers, state legislature, high court, tribunals, subordinate courts, and a special provision for some states. We will cover all these under the head of state government. So we have already covered central government under part 3 of Indian polity by Lakshmikant. बिफोर दिस आई विल से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब and do not also forget to press the bell icon so that you can get the notification at the right time whenever I upload the video. Let's begin. So governor, we are going to cover governor. तो गवर्नर की अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो इनके जो फंक्शंस हैं, प्रेसिडेंट से बहुत सारे फंक्शंस मिलते जुलते हैं, बहुत सारे फंक्शंस प्रेसिडेंट से मिलते जुलते हैं। एंड इनका पोजीशन वाइज और स्टेटस को की बात करें तो लगभग सब कुछ मिलता जुलता है प्रेसिडेंट से, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी है। एक्चुअली डुअल रोल प्ले भी करते हैं गवर्नर। ये एक नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के, साथ साथ सेंट्रल एजेंट भी होते हैं, सेंटर के एजेंट होते हैं, स्टेट में बैठते हैं और बहुत सारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बहुत ही तगड़ा क्लास होने वाला है। लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, गवर्नमेंट इन द स्टेट्स जो होती हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वहाँ भी अप्लाइड है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, दोनों लेवल पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वर्ल्ड में बात करें तो पॉलिटिक्स जो है वो ब्रॉडर दो सिस्टम पे डिपेंड करता है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अमेरिका एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर है एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स है। यहाँ पे पावर का सेपरेशन है ऑर्गन्स के बीच में, जैसे कि लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव के बीच में पूरा सेपरेशन है। तो ये है प्रेसिडेंशियल। और पार्लियामेंट्री मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सिस्टम चलता है वहाँ पे नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, मतलब इनके पास इन्हीं के नाम पे सब कुछ होता है, लेकिन एक्चुअल हेड नहीं होते हैं। एक्चुअल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और सेपरेशन जो है पावर्स का लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव के बीच में नहीं होता है। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव। हमारे यहाँ सिस्टम जो हम लोग फॉलो करते हैं दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहा है कि गवर्नमेंट इन द स्टेट्स इज बेसिकली डू फॉलो पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड दिस प्रोविजन हैज बीन केप्ट इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 में रखा गया है। तो जब भी गवर्नर की बात करें तो पूछा जाए कि किस पार्ट में गवर्नर मेंशन्ड है, तो आपको आंसर लगाना है पार्ट 4, सॉरी पार्ट 6, करेक्शन, पार्ट 6 है ये, पार्ट 4 नहीं है। एंड पार्ट 6 जो है गवर्नमेंट इन स्टेट्स पूरा एज ए होल कवर करता है। और ब्रॉडली बात करें एक्सिक्यूटिव की, स्टेट एक्सिक्यूटिव की, जिसके पार्ट है गवर्नर, तो वो आर्टिकल 153 से लेकर 167 के बीच में इन सबको रखा गया है, ठीक है। ये सारे प्रोविजन है आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इन सबको मिला दिया जाए, इन सबको ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं स्टेट एक्सिक्यूटिव। स्टेट एक्सिक्यूटिव में कौन कौन से लोग आते हैं, तो उसमें गवर्नर आते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर आते हैं, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आते हैं, ठीक है। इन सबको ऐड अप करोगे तो स्टेट एक्सिक्यूटिव बनेगा। स्टेट एक्सिक्यूटिव इज मिक्स ऑफ दीज मेनी थिंग्स, जैसे गवर्नर का पोस्ट, चीफ मिनिस्टर का पोस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि हेड किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। इन सबको मिला के स्टेट एक्सिक्यूटिव बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज डुअल रोल। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये एजेंट की तरह काम करते हैं, सेंट्रल एजेंट, बिकॉज सेंटर के द्वारा प्रेसिडेंट, बेसिकली प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट,
और कभी भी हटा सकते हैं गवर्नर को। तो ये एक एजेंट की तरह काम करते हैं, सेंटर के एजेंट होते हैं, और बहुत सारे मैटर में सेंटर का कंट्रोल जो है स्टेट के ऊपर इस्टेब्लिश करते हैं ये। ठीक है, तो एक सेंटर के एजेंट भी होते हैं, प्लस नॉमिनल हेड होते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में किसी भी, मान लीजिए कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए झारखंड। झारखंड एक स्टेट है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी उसके जो नॉमिनल हेड होंगे वो होंगे गवर्नर। मतलब इस स्टेट में कोई भी काम होता है, कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूटिव से लेकर या फिर कोई लॉ बनाया जाता है, सब कुछ होता है गवर्नर के ही नाम पे, इसलिए इनको नॉमिनल हेड कहते हैं। लेकिन जो रियल हेड है, रियल हेड वो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। गवर्नर होते हैं नॉमिनल हेड, तो कहीं ना कहीं दो रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो ये एजेंट है सेंटर के जो कि बैठे हैं स्टेट में, और ये नॉमिनल हेड होते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में। उसके तहत इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ कि बना दिया गया एक ही गवर्नर को दो या दो से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है, सेम पर्सन को। मान लीजिए कोई है पर्सन एक्स जो कि मिस्टर एक्स है, ये गवर्नर है मान लीजिए बिहार के। ठीक है, बिहार के हैं गवर्नर, इनको एडिशनली चार्ज दिया जा सकता है यूपी का भी। तो ये दो स्टेट के गवर्नर भी बन सकते हैं, इनफैक्ट 3 के भी बन सकते हैं, यूपी, बिहार और एक और स्टेट लगा लो, यूके, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के या फिर उत्तरांचल जिसको कहते हैं, तीनों के भी ये गवर्नर बन सकते हैं। मतलब कि इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1956 से पहले क्या था कि एक बंदा जो है, एक जो पर्सन होते थे वो एक ही स्टेट के गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में। ये तब आया था जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, ये पास हो गया था। ठीक है, एक्ट, और इसके द्वारा बहुत सारे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया, बहुत सारे नई नई स्टेट्स आ गई थी, लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था ये। और इस वजह से नई नई स्टेट्स आने की वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये भी प्रोविजन कर दिया गया कि एक कोई बंदा होगा, एक ही पर्सन जो होगा वो दो या दो से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नरशिप कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपॉइंटमेंट कैसे होता है गवर्नर का। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो इसमें प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर होता है, गवर्नर का नियुक्ति किया जाता है, और कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। मतलब गवर्नर के नियुक्ति में कोई इलेक्शन नहीं होता है, इनको सीधा नियुक्त कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उनके ही हैंड, उन्हीं के हाथों, उन्हीं के सील के द्वारा। सील, वो एक जो सील होती है वो मारते हैं पेपर पे, टक, और लो भैया तुम बन गए गवर्नर। ऐसे होता है, प्रेसिडेंट वारंट और अपने हैंड और सील के द्वारा कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे होता क्या है, इसके पीछे थोड़ी कहानी समझ लो। इसके पीछे होता ये है कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंट्रल लेवल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, वही रिकमेंड करते हैं कि सो एंड सो पर्सन को सो एंड सो स्टेट का गवर्नर बनाइए। प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट टकाक से उस पर मुहर लगा देते हैं। तो इसमें एक बात और हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में, 1979 में जो गवर्नर का ऑफिस है, गवर्नर का जो ऑफिस है उसको इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस घोषित कर दिया। मतलब ये किसी के अधीन नहीं है। देखिए अपॉइंटमेंट होना ठीक बात है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो इसका मतलब क्या, ये सेंटर के अधीन काम करेंगे, इनका जो ऑफिस होगा वो सेंट्रल डायरेक्शंस पे काम करेगा? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि हालांकि अपॉइंटमेंट सेंटर करती है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये सेंटर के अधीन नहीं है पोस्ट, ये एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है। गवर्नरशिप की बात करें, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने
1979 में ये बात क्लियर कर दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ड्राफ्ट कर रहे थे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर थे उनके पास ये भी ऑप्शन था कि डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है गवर्नर का। क्यों नहीं हो सकता है, किया जा सकता है डायरेक्ट इलेक्शन। स्टेट में गवर्नर की पोस्ट के लिए इलेक्शन करवा दो भैया, है ना। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के हिसाब से, मतलब सभी जो वो लोग जो 18 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी, पहले तो 21 हुआ करता था, अभी 18 है। तो एडल्ट सफरेज मतलब जो एडल्ट लोग होंगे वो वोट करें और गवर्नर का इलेक्शन कर लो। पहले ये प्रस्ताव था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा सोचा था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे जो लोग, उन्होंने ये सोचा था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो लोग थे उस असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं भैया, ये सुटेबल नहीं है, गवर्नर का पोस्ट अननेसेसरी इलेक्शन कराया जाएगा। उन्होंने कुछ रीजन बताए, वो रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और उन्होंने साफ मना कर दिया कि गवर्नर का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होगा। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट सिस्टम है, जिसमें मतलब प्रेसिडेंट अपने वारंट से, अपने हाथों से, अपने सील से गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, वही सिस्टम हम लोग फॉलो करेंगे। तो प्रेजेंट सिस्टम को उन्होंने ऑप्ट किया और डायरेक्ट इलेक्शन को मना किया। तो रीजंस क्या दिया इन्होंने, तो रीजन इन्होंने दिया कि जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा गवर्नर का, वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम के कंपैटिबल नहीं है। इट इज इनकम्पैटिबल विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम। कैसे? पार्लियामेंट्री सिस्टम कहता है कि जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल हेड होता है ओनली, इसके पास रियल पावर नहीं है। ठीक है, रियल पावर नहीं है। और यूजुअली पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो गवर्नर्स होते हैं उनको बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा नहीं चुना जाता है, या फिर सेंट्रल लेवल पे बात करो तो प्रेसिडेंट की भी नियुक्ति डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट में। गवर्नर में हमारे कंट्री में तो ये भी नहीं रखा गया है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से भी इनको नहीं चुना जाता है, बिल्कुल रखा ही नहीं गया है इलेक्शन। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें कि डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं ऑप्ट किया, तो इट इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इट इज इनकम्पैटिबल विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जहां भी है वहां पे ट्रेंड यही है कि जो नॉमिनल हेड होते हैं, जिनके नाम पे सारे काम होते हैं, वो चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर स्टेट की बात करें तो गवर्नर हो, उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इन्होंने जो रीजन साइड किया, वो कहा कि अगर गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन करोगे, डायरेक्ट इलेक्शन अगर गवर्नर का होगा, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। बिकॉज दोनों जो हैं वो दोनों डायरेक्टली इलेक्टेड हो जाएंगे। दोनों कहेंगे कि हम, यार मैं भी डायरेक्ट इलेक्टेड हूँ, तो आप भी डायरेक्ट इलेक्टेड हो, तो पावर्स तो हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ना गवर्नर की कोई बात मानेगा, ना चीफ मिनिस्टर की गवर्नर बात मानेगा, ना गवर्नर चीफ मिनिस्टर की बात मानेगा। तो ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बिकॉज दोनों सेम मोडस ऑपरेंडी से इलेक्ट होंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा, जो कि पार्लियामेंट सिस्टम के अगेंस्ट भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के। अगेन, only a constitutional or nominal head, there is no point in making elaborate arrangement। ये पॉइंट बता रहा है कि जो गवर्नर है वो ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉमिनल हेड कह सकते हो, और किस लिए इतना इलेबोरेट अरेंजमेंट करना है इनके लिए, क्योंकि ये ओनली नॉमिनल हेड है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एक्चुअल पावर तो सीएम के पास है। तो इतना खर्च, इतना इलेबोरेट अरेंजमेंट कि मतलब लोग, पूरी जनता जो है स्टेट की, वो पार्टिसिपेट करे एडल्ट सफरेज के नाम पे, और इतनी सारी मशीनरी लगाई जाए, इतना एलेबोरेट अरेंजमेंट क्यों किया जाए? तो सिंपल सी बात है, बिकॉज ये ओनली इनको जो बिल पास होते हैं लास्ट में इनको मोहर लगाना होता है। ठीक है, और थोड़े बहुत कुछ पावर है इनको डिस्क्रिशनरी हल्के से वो यूज करते हैं। सब कुछ, सारी पावर्स को भी जानेंगे, डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इट इज एन इलेक्टेड गवर्नर वुड नेचुरली बिलोंग टू ए पार्टी। क्यों होंगे ना पार्टी से? अगर मान लो इलेक्शन करोगे, तो इलेक्शन करोगे तो क्या होगा? मान लो, चलो एग्जांपल लो यूपी का, यूपी में गवर्नर का इलेक्शन अगर हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन, तो वहां पे रीजनल पार्टियां कौन कौन सी हैं? रीजनल पार्टियां हैं एसपी, बीएसपी और भी चंद पार्टियां। चलो ठीक है, ये दो बड़ी बड़ी मतलब वहां की रीजनल बड़ी पार्टियां हैं। और वैसे नेशनल लेवल की पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस,
ये क्या है, ये सब अपना कैंडिडेट उतारेंगे। एक कैंडिडेट बीजेपी का उतर जाएगा, एक एसपी का उतर जाएगा, एक बीएसपी का उतर जाएगा, एक कांग्रेस का उतर जाएगा, ऐसे और भी पार्टियां हैं, ठीक है, उनके भी कैंडिडेट छोटी मोटी पार्टियों के भी उतर जाएंगे। तो होगा क्या कि ये जो गवर्नर होंगे वो पार्टी के होंगे, किसी न किसी पार्टी के होंगे, और जब ये चुन लिए जाएंगे तो न्यूट्रल नहीं रहेंगे, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी उस लेवल पे भी, गवर्नर के लेवल पे। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद साहब अभी प्रेसिडेंट हैं, तो वो पार्टी मेंबर नहीं है आज के डेट, मतलब वैसे मेंबर नहीं है, और मतलब पार्टी से डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं जीते हैं वो तो इनडायरेक्ट वे में उनको इलेक्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल रहते हैं सभी। अब प्रेसिडेंट कहे कि मैं बीजेपी का हूँ, अब ऐसी बात नहीं हो सकती ना, बिकॉज ओवरऑल ही इज नॉमिनल हेड, ही इज हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है, वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन हो अगर गवर्नर की नियुक्ति में, तो जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो आ सकती है, बिकॉज नेचुरली ही विल बिलोंग टू ए पार्टी डेफिनेटली। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है, इट क्रिएट सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। तो होता क्या है कि अगर गवर्नर की आप डायरेक्ट इलेक्शन से करोगे, नियुक्ति होगी अगर उनकी, इलेक्शन से आएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आएंगे, तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी दिखाएंगे वो सीएम की के साथ मिल के काम नहीं करेंगे, सेपरेट काम करने की कोशिश करेंगे, कोऑपरेशन ओवरऑल नहीं दिखा जाएगा। तो ये भी एक रीजन है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन इनेबल्स द सेंटर कंट्रोल ओवर द स्टेट। मोर ओवर, ये जो सिस्टम है अभी, जो प्रेजेंट सिस्टम जो गवर्नर की नियुक्ति के लिए हम फॉलो कर रहे हैं, वो बेसिकली प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं एक बंदे को, पर्टिकुलर किसी स्टेट का गवर्नर, और इसकी वजह से क्या होता है, सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट्स के ऊपर वो बना रहता है। सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट्स के ऊपर वो बना रहता है, और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा समहाउ जो सिस्टम है, हमारा सेंटर स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द स्टेट्स। और ये सिस्टम इसलिए रखा गया है ताकि स्टेट्स के अंदर ये भावना ना है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, कम्युनलिज्म, इस टाइप की भावना ना है। तो सेंटर को स्टेट बनाया गया है, सॉरी स्ट्रांग बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके लिए इस वजह से ये जस्टिफाइड है कि जो गवर्नर का जो इलेक्शन है, नॉमिनेशन है, वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से सेंटर का कंट्रोल स्टेट्स के ऊपर बना रहता है, ये जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट, अगर डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाए गवर्नर, तो एक सीरियस प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज वो ही, चूंकि वो डायरेक्ट चुने गए हैं जनता के द्वारा, तो लीडर की तरह बहुत स्ट्रांग पावर दिखाने की कोशिश करेंगे। सीएम भी चाहेगा कि मैं भी बहुत स्ट्रांग पावर दिखाऊं, तो उस दोनों के बीच में सीरियस लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो जाएगी। इसलिए ये ठीक नहीं था, और इसको हमने ऑप्ट आउट कर दिया, इसको नहीं लिया, और हमने प्रेजेंट सिस्टम को ले लिया। नेक्स्ट है जनरल इलेक्शन इन द स्टेट। ठीक है, जनरल इलेक्शन जब भी होगा तो लीडरशिप क्राइसिस हो जाएगी, तब भी क्राइसिस होगी, बिकॉज जब मान लीजिए कि जनरल इलेक्शन होगा तो उस समय कोई भी लीडर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर क्या होता है कि यूजुअली जब जनरल इलेक्शन होता है तो तब तक वो काम करते रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर खत्म हो जाता है, इलेक्शन पे जब जाते हैं वो लोग, नया स्टेट लेजिस्लेचर चुन के आता है, फिर से वो काम करने लगता है। उस कूल ऑफ पीरियड के बीच में जब स्टेट लेजिस्लेचर ऑलरेडी डिसॉल्व हो गया है, तो उस समय लीडर की तरह काम करते हैं गवर्नर, मतलब स्टेट का जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस है वो चलता रहता है अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर। अगर इनका भी इलेक्शन हम शुरू कर दें तो होगा क्या, लीडरशिप क्राइसिस हो जाएगी, सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर वुड लाइक हिज नॉमिनी टू कॉन्टेस्ट। तो होता क्या है कि हमेशा अगर मान लीजिए कि जब भी इलेक्शन होता, डायरेक्ट इलेक्शन जो कि अभी नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर होता तो क्या होता, तो अगर होता तो चीफ मिनिस्टर चाहता कि उनका कोई बंदा कॉन्टेस्ट करे गवर्नरशिप, ठीक है, बिकॉज वो उसको फिर इन्फ्लुएंस कर सकता है, गवर्नर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और अपने हिसाब से पॉलिसीज वगैरह ला सकता है, सरकार का कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन को अनजस्टिफाई करता है, जस्टिफाई नहीं करता है। नेक्स्ट है,
हमने क्या किया, इसके वजह से, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमने कैनेडियन मॉडल एक्सेप्ट किया, यूएसए का मॉडल नहीं एक्सेप्ट किया। यूएसए में डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं गवर्नर, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, कैनेडियन मॉडल जो कि सेम मॉडल है, वहां पे भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं बंदे को एज ए गवर्नर, हमने इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब भी क्वेश्चन आए कि नॉमिनेशन ऑफ गवर्नर टेकन फ्रॉम विच मॉडल, ऑप्शन हो यूएसए मॉडल, कैनेडियन मॉडल, ब्रिटिश मॉडल, तो आपको आंसर लगाना है कैनेडियन मॉडल, ठीक है। दिस इज अडॉप्टेड बाई एंड एक्सेप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टू। देखिए, अब बात करें अपॉइंटमेंट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए गवर्नर को, तो यस डेफिनेटली 2 क्वालिफिकेशंस ओनली, दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, बंदा वो जो है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा, उसका एज जो है 35 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी अबव 35 ईयर्स, तो 35 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एडिशनली अगर बात करें तो 2 कन्वेंशन भी है उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जैसे कि ही शुड बी एन आउटसाइडर, मतलब कि उस स्टेट से नहीं होने चाहिए वो। वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये 2 एडिशनल कन्वेंशंस है, ये कोई मतलब किसी एक्ट में नहीं लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये कन्वेंशंस है, ये बनाए गए हैं कन्वेंशन के द्वारा। तो ये इसमें ये था कि जो मान लीजिए कोई हरियाणा का गवर्नर चुना जा रहा है, तो वो हरियाणा का के स्टेट का बंदा नहीं होना चाहिए, ताकि लोकल पॉलिटिक्स को दूर रखा जा सके। और एक और जो दूसरा कन्वेंशन था जिसको कई बार वायलेट किया गया है इनफैक्ट, वो है कि जब भी प्रेसिडेंट की नियुक्ति कर रहे हैं, नॉमिनेशन कर रहे हैं, सॉरी गवर्नर की कर रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं प्रेसिडेंट, उस केस में उनको कंसल्ट करना चाहिए चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। जैसे मान लीजिए हरियाणा का एग्जांपल दिया मैंने, तो अभी जैसे अभी के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, तो उनको कंसल्ट कर लेना चाहिए एक बार प्रेजेंट सीएम मनोहर लाल खट्टर से कि भाई हम गवर्नर की अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं, तो कंसल्टेशन होना चाहिए। लेकिन इन दोनों कन्वेंशंस को कई बार वायलेट किया गया है कई केसेस में, ठीक है, कई केसेस में बिना कंसल्ट के भी, इनफैक्ट इनसाइडर को भी, जो स्टेट का बंदा है उसको भी गवर्नर बनाया गया है कई केसेस में, ठीक है। तो कन्वेंशन हम ऐसे ही कन्वेंशन बना लेते हैं और फॉलो नहीं करते हैं ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो गवर्नर ऑफिस है उसके कुछ कंडीशंस भी हैं, कंडीशंस जान लीजिए। सबसे पहला तो ये है कि जो गवर्नर होंगे वो किसी भी, मान लीजिए कोई गवर्नर है बिहार का, वो कभी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता है, मतलब जो एमपी है वो ऐसा नहीं हो सकता कि एमपी भी है और गवर्नर भी है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो बिहार स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का मेंबर हो और गवर्नर भी हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। जब भी कोई गवर्नर बनता है, मान लीजिए वो एमपी है और वो गवर्नर बन गया बिहार का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसका जो मेंबरशिप है वो चाहे एमपी हो या फिर एमएलए हो, वो रद्द हो जाएगा। सिंपल सी बात शब्दों में ये कहूँ तो कभी भी एक सिटिंग एमएलए दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकता, एमएलए भी और गवर्नर भी, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है। एमएलए है, अगर गवर्नर बन गया तो उसको एमएलए छोड़ना पड़ेगा, ये करना है। एमपी है, गवर्नर बन गया तो एमपी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। ही शुड ऑल्सो नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो गवर्नर को कभी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वैसे ऑफिसेज होती है जो गवर्नमेंट की ऑफिसेज होती है जिसमें जो बंदा होल्ड कर रहा है उसको सैलरी मिलती है, रिम्यूनरेशन मिलता है, पैसा मिलता है, तो ऐसी चीज वो होल्ड नहीं कर सकते गवर्नर, ठीक है। गवर्नर का पोस्ट गवर्नर का ही होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनको नहीं मिल सकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ही इज ऑल्सो इंटाइटल टू ऑक्युपाई विदाउट एनी चार्ज ऑफिशियल रेसिडेंस, जिसको राजभवन कहते हैं। हर स्टेट में राजभवन होता है। राजभवन जो है जैसे कि हर स्टेट में है, वो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस होता है, उसमें वो रहते हैं और कोई उसके लिए रेंट रूंट कुछ नहीं देना है, फ्री में रहते हैं लोग, मजे लेते हैं खूब। एंड इमोल्यूमेंट्स कुछ इनको मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाता है। 2018 में जो इनका सैलरी था उसको 1.10 से बढ़ाकर 1.10 से बढ़ाकर लाख से बढ़ाकर 3.50 लाख कर दिया गया पर मंथ।
and his emoluments and allowances cannot be diminished during his term of office, ताकि इनका जो काम करने का नेचर है उसको चेंज ना किया जा सके, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दिया जाए इनको। कहने का मतलब है कि जब ये कोई सिटिंग गवर्नर हो तो उसकी सैलरी, उसका अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता है उसके टर्म ऑफ ऑफिस में, बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कुछ और भी प्रिविलेजेस हैं, नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज सच एज इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट। कहने का मतलब जो भी ऑफिशियल एक्ट है, जो गवर्नमेंट का गवर्नर का काम है, उसके लिए उनको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता है। ये कि भाई आपने ये काम गलत कर दिया, जबकि वो उन्हीं का काम हो, तो आप चलिए कोर्ट में आपके केस कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ही इज ऑल्सो इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। हाउएवर सिविल जो प्रोसीडिंग है उनको 2 महीने की नोटिस देके उनके पर्सनल एक्ट के लिए उनको कोर्ट में घसीटा जा सकता है। ठीक है, ऐसा प्रेसिडेंट के साथ भी हमने पढ़ा था कि वो भी अगर सिविल प्रोसीडिंग उन पे करानी है तो 2 महीने पहले उनको नोटिस दीजिए कि साहब आपने तो ये क्राइम किया है, सिविल क्राइम, और आपका ये पर्सनल एक्ट था, ऑफिशियल एक्ट नहीं था, आपका फंक्शन नहीं था ये, इसके लिए हम आपको कोर्ट में लाते हैं। तो लेकिन 2 महीने का नोटिस इनको देना पड़ेगा, सिंपल सी बात। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग सिटिंग गवर्नर पे बिल्कुल नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर बात करें ओथ एंड अफर्मेशन की, तो गवर्नर को अपने ऑफिस में काम करने से पहले स्वेयर करना पड़ता है, ओथ एंड ओथ लेना पड़ता है इनको, और ये ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट ऑफ हाई कोर्ट। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार का कोई गवर्नर है तो पटना हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, या फिर उनके अनुपस्थिति में कोई दूसरे जज उनको ओथ दिला देंगे। ठीक है, उस ओथ में, ओथ एंड अफर्मेशन में वो स्वेयर करते हैं टू फेथफुली एक्सिक्यूट द ऑफिस, ठीक है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ and to devote himself to the service and well-being of people of the state। तो ये सारे ओथ एंड अफर्मेशन सिंपल से हैं, साहब सब लेते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। तो 5 साल का यूजुअली होता है, जब भी वो अपॉइंट करें उससे 5 साल का उनका टेन्योर होता है आगे का। एंड his term of office is subject to the pleasure of president। pleasure of president का मतलब है कि प्रेसिडेंट के अधीन काम करते हैं, ये उनको खुश करने के लिए काम करते हैं। बट ही कैन ऑल्सो रिजाइन, एक लेटर दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर लिख के दे देंगे और रिजाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट है इज नॉट जस्टिफिएबल। जब भी प्रेसिडेंट मान लो उनको लगता है कि फलाना गवर्नर को फलाना स्टेट के, सो एंड सो स्टेट के, इसको हटाना है, वो हटा देंगे तुरंत। ठीक है, और उसके लिए कोर्ट में कोई नहीं जा सकता है कि मतलब फलाना गवर्नर को क्यों हटाया गया, प्रेसिडेंट जस्टिफाई करे। तो इट इज नॉट जस्टिफिएबल, इसको नहीं जस्टिफाई करना होगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये मैटर जो है कोर्ट के पास नहीं जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कि किस ग्राउंड पे गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है। जब भी जैसे भी मन करे प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं। इवन जो इनका ट्रांसफर वगैरह भी होता है, प्रेसिडेंट ट्रांसफर भी करते हैं एक गवर्नर को दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फॉर द रेस्ट ऑफ टर्म। मतलब ओवरऑल टर्म 5 साल का ही होता है। मान लीजिए कोई बिहार का गवर्नर है और वो 2 साल ऑलरेडी गवर्नर रह चुका है, तो उसको अगर ट्रांसफर करना है तो 3 साल के लिए किसी और स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है, उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। ही मे ऑल्सो बी रीअपॉइंटेड। जो गवर्नर होते हैं एक बार टर्म खत्म हुआ तो उनको रीअपॉइंटमेंट की भी फैसिलिटी है, सुविधा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। सेम स्टेट में भी गवर्नर रह सकते हैं दूसरे टर्म के लिए, या फिर किसी अदर स्टेट में हो सकते हैं। नेक्स्ट है, ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम चार्जेस। तो होता क्या है कि यूजुअल जो टर्म है 5 साल का है, लेकिन अब होता तो ऐसा ही होता है कि मान लीजिए एक गवर्नर है तो उनका टर्म खत्म हो रहा है, लेकिन दूसरा गवर्नर नियुक्त नहीं हुआ विद इन 5 ईयर, जैसे ही खत्म हो रहा है नहीं हो पाया, तो जब तक होल्ड करेंगे जब तक कि दूसरा गवर्नर नियुक्त ना हो जाए। तो 5 साल से भी बढ़ सकता है इनका कार्यकाल इस केस में।
अगर मान लीजिए किसी सिटिंग गवर्नर का डेथ हो गया, जो कि होता है, कई बार हुआ है, उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट ऑफ हाई कोर्ट को टेम्पररी गवर्नर की पोस्ट दी जा सकती है कि जब तक नए गवर्नर नहीं चुन लिए जाते हैं तब तक के लिए चीफ जस्टिस साहब आप गवर्नरशिप संभाल लीजिए। लेकिन ये है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है कि डेथ हुआ है बिहार के गवर्नर का और यूपी के हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने संभाल लिया पोस्ट। ऐसा नहीं हो सकता है। जिस स्टेट के गवर्नर मरे हैं उसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके गवर्नरशिप को टेम्परली सम पीरियड के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। अब देखिए गवर्नर के पावर और फंक्शन भी है। कई मामले में कई सारे पावर्स जो हैं बिल्कुल सिमिलर है प्रेसिडेंट के जैसे, और कई सारे पावर्स इनके पास नहीं भी हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास हैं। तो इनके पास जो पावर है वो एक्सिक्यूटिव पावर है, जस्ट लाइक जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर है इनको भी एक्सिक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है इनके पास, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। जो इनके पास एक्सिक्यूटिव पावर है उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी एक्शन लिए जाते हैं एक्सिक्यूटिव एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारे लिए जाते हैं इन्हीं के नाम पे, लास्टली इन्हीं का नाम रहता है। एक्सिक्यूटिव आदेश जाएगा तो गवर्नर के ही नाम पे सारे जितने भी एक्सिक्यूटिव एक्शन है वो गवर्नर के ही नाम पे होते हैं। दूसरा ये है कि ये अपने खुद के काम से रिलेटेड मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर टू बी मेड यूटिलाइज। ये खुद से रिलेटेड, इनको जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर है उससे रिलेटेड रूल्स मैनर, उसको ये कभी भी उस पर रूल्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की जो बिजनेस है उस पर रूल्स वगैरह को बना सकते हैं, नए रूल्स या पुराने रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड अदर मिनिस्टर्स, दे ऑल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लीजर। तो यही वो शख्स है जो चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। ठीक है, एंड इसी के प्लीजर में ये लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे पीएम को एंड अदर मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, वैसे ही इस लेवल पे स्टेट लेवल पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं सीएम को और कुछ जो मिनिस्टर्स हैं स्टेट के उनको। एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि जब भी पर्टिकुलर स्टेट्स जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब स्टेट्स में जब भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, तो इन सब स्टेट एक्चुअली यहाँ पे ट्राइबल्स पीपल भी हैं, तो यहाँ पे एक एडिशनल मिनिस्टर होता है जिसको कहते हैं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। अब छत्तीसगढ़ में देखोगे तो बहुत सारे ट्राइब्स हैं, झारखंड में देखोगे तो संथाल वगैरह बहुत सारे, मध्य प्रदेश में भील वगैरह, उड़ीसा में अगेन कई सारे आपको मिल जाएंगे ट्राइबल्स लोग हैं। तो वहाँ पे एक मिनिस्टर होगा जिसका पोस्ट है ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बोलते हैं। बिहार भी पहले इसका पार्ट था, ट्राइबल वहाँ पे भी जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब तक बिहार में भी जब भी जब भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता था तो एक पोस्ट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का वहाँ पे भी अपॉइंट किया जाता था। लेकिन 94th अमेंडमेंट एक्ट आया 2006 में, और बिहार के पास अब तो आज के डेट में ट्राइबल है ही नहीं, तो बिहार को अलग कर दिया गया इससे। बिहार एक्सक्लूडेड बाय द 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज जो गवर्नर है, ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड डिटरमाइंस हिज रिम्यूनरेशन। अब एक नया टर्म दिख रहा है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये होता क्या है? ये वो व्यक्ति हैं जो सरकार की तरफ से वकील हैं और सरकार के केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार के पॉइंट्स को रखते हैं, सरकार के फेवर में लड़ते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट के ये वकील हैं। ठीक है, और इनको अपॉइंट कौन करता है? तो भैया गवर्नर करते हैं, और इनकी सैलरी रिम्यूनरेशन जिसको कहते हैं वो कौन डिटरमाइन करता है? तो गवर्नर ही करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो गवर्नर है, ये अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑल्सो। स्टेट में भी इलेक्शन कमीशन होता है, हर स्टेट का अपना अपना इलेक्शन कमीशन है जो कि पंचायती राज वगैरह से रिलेटेड इलेक्शंस कराता है, लोकल इलेक्शंस कराते हैं ये लोग, ये जो कमिश्नर होते हैं।
इनका जो स्टेट इलेक्शन का कमीशन का जो कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर करते हैं। और इनकी सर्विस से रिलेटेड कंडीशन, इनके टेन्योर, इनके ऑफिस से रिलेटेड टेन्योर वगैरह को डिसाइड करना, डिटरमाइन करना, ये भी काम है गवर्नर का ही। एंड दे कैन बी रिमूव्ड ओनली इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। तो देखिए अपॉइंटमेंट तो गवर्नर कर देते हैं, लेकिन रिमूवल इनका आसान नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट काम कराने के लिए उन पे प्रेशर ना हो, इनका जो रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको डिफिकल्ट बनाया गया है। इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग ए जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट, जो गवर्नर है स्टेट के, वो चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दो लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, एक तो यूनियन लेवल पे जिसको कहते हैं यूपीएससी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भी आईआरएस कई सारे पोस्ट की नियुक्ति की जाती है। और स्टेट लेवल पे भी जो मशीनरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, या फिर ब्यूरोक्रेसी स्टेट लेवल पे, या फिर स्टेट की जो पुलिस सर्विसेज है, उसके लिए स्टेट का खुद का कमीशन है। हर स्टेट का अपना अपना हो सकता है, दो स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट पब्लिक सर्विस ज्वाइंट भी हो सकता है। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसमें चेयरमैन होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भी गवर्नर के द्वारा किया जाता है। एंड दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। हाउएवर they can be removed only by the president although they are appointed here by governor। लेकिन उनका रिमूवल जो होगा प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, गवर्नर के द्वारा नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एमसीक्यू आता है, कई बार आया हुआ है, कंफ्यूजिंग है। बिकॉज आपको लगेगा कि अरे गवर्नर ने अपॉइंट किया था मेंबर चेयरमैन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, और रिमूव किस कौन करेगा, आपको वहां भूल जाओगे प्रेसिडेंट करता है, आप मार दो सीधा गवर्नर ही। इस बात को जो भी मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इसको बड़े ध्यान से समझना कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं इनको, लेकिन रिमूवल का जो पावर है प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट है, he can seek any information relating to administration of the affairs of state and proposals for legislation from the CM। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि बिहार का कोई सीएम है, नीतीश कुमार है, और गवर्नर XYZ जो भी हैं बिहार के, उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्टेट के, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या फिर कोई लॉ बनाया जा रहा है उससे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि अरे आप लोग ये लॉ बना रहे हैं उससे कुछ मेरे को रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो मांग सकते हैं चीफ मिनिस्टर से। एंड सीएम हैज टू सबमिट, सीएम को ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, सबमिट करनी होगी, जो भी पूछा जाता है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रपोजल, जो भी लेजिस्लेशन है गवर्नर को देनी पड़ती है। नेक्स्ट है, ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर on which a decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council। तो इसको सिंपल शब्दों में समझो कि होता क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सारे मुद्दों को देखती है, कंसीडर करती है, और उनकी सहमति थोड़ी बहुत उसमें होती है, उसके बाद ही मिनिस्टर आगे किसी मुद्दे को फॉरवर्ड करता है। जब भी गवर्नर को लगे कि पार्टिकुलर कोई मैटर है, उस पर जो डिसीजन है वो डिसीजन कंसीडर नहीं किया गया है, तो इस पॉइंट में यही है कि जब भी कोई ऐसा मैटर है जो कि कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर मैटर को प्रोसीड कर दिया है, गवर्नर तक बात चली गई है, लेकिन गवर्नर को लगता है कि उस पर कंसिडरेशन नहीं हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो वो सीएम को बोल सकते हैं कि भाई इस पे आप कंसीडर नहीं हुआ, इस मैटर पे, इस मैटर को कंसीडर कराइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, देन ओनली प्रोसीड कीजिए। ठीक है, तो ये इनका एक्सिक्यूटिव पावर है। नेक्स्ट है, ही कैन ऑल्सो रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट टू द प्रेसिडेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है कब, जब ऐसा लगता है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से अब नहीं चल सकती है, तो उस केस में रिकमेंड करते हैं गवर्नर रिकमेंड करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कि साहब अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अब पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, बिकॉज जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वो स्टेट नहीं चल पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ही एक्ट्स एज ए चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। तो जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके चांसलर कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। नेक्स्ट इज द लेजिस्लेटिव पावर।
रिलेटेड टू गवर्नर। तो ये जो पावर है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पावर है गवर्नर का। यहाँ पे कई बार जब गवर्नर को कई बार स्टेट की लेजिस्लेचर काम नहीं करती है तो उस केस में ऑर्डिनेंस भी जारी करते हैं। ये बहुत सारी चीजें तो देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर अगर बात करें तो जो गवर्नर है वो कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर के इंटीग्रल पार्ट है। वो स्टेट लेजिस्लेचर के इंटीग्रल पार्ट इसलिए हैं कि कोई भी स्टेट का जो एक्ट है, कोई बिल है, वो तभी एक्ट बनेगा जब उस पे फाइनल जो है एसेंट मिल जाए गवर्नर का। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इंटीग्रल पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर के गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He can summon or prorogue the state legislature and dissolve the state legislative assembly also। तो देखिए जस्ट लाइक प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उससे मिलता जुलता, बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा, आपने अगर पढ़ा है मेरी वीडियो को देखा है तो वहां पे क्या था, पार्लियामेंट को समन करने का, बुलाने का, लोकसभा को पावर किसको था, प्रेसिडेंट को था। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाने का, समन करने का या फिर उसको स्थगित, प्रोरोग करने का जो पावर है वो गवर्नर के पास है। इवन वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। कई सारे कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि खुद सीएम ने रिकमेंड कर दिया कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सीएम के थ्रू रिकमेंड करवा दिया कि अब हम चाहते हैं कि आप इसको डिसॉल्व कर दीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को और नया इलेक्शन किया जाए। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही एड्रेसेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट, जब भी फर्स्ट टाइम इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद जब फर्स्ट सीटिंग होती है तो वो एड्रेस करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। एंड इनफैक्ट ही आल्सो एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर ईच ईयर के फर्स्ट सेशन में हर साल के फर्स्ट सेशन में एक बार एड्रेस करते हैं। और जब भी जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जब फर्स्ट सीटिंग होती है उसके भी सेशन को, फर्स्ट सेशन को ये एड्रेस करते हैं। ठीक है, उसमें सरकार की पॉलिसीज वगैरह के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा की जाती है और ओवरऑल एक ओवरव्यू देते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है ही सेंड मैसेजेस टू हाउस और हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विथ रिस्पेक्ट टू द बिल पेंडिंग। तो इनके पास ये पावर है कि ये मैसेज भेज सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी बिल हो और इनके पास पेंडिंग पड़ा है तो उससे रिलेटेड मैसेज भेज सकते हैं कि ये मैसेज है इस बिल से रिलेटेड, इसको अभी मैं नहीं दे रहा हूँ एसेंट, अभी मैं विथ होल्ड कर रहा हूँ, जो भी मैसेज है ये भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इनका लेजिस्लेटिव पावर है। नेक्स्ट है ही कैन ऑल्सो अपॉइंट एनी मेंबर टू प्रिसाइड ऑफिस ऑफ द व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल्स वैकेंट। तो जब भी देखिए, अब जो हाउसेस हैं यहाँ पे स्टेट में होती है, स्टेट बाई कैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है। बाई कैमरल से मेरा मतलब है कि स्टेट में दो हाउसेस भी हो सकती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों हो सकती हैं। या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कई सारे स्टेट्स में नहीं है, बेसिकली 5 ऐसे स्टेट है जहाँ पे आज के डेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो ये अपॉइंट कर सकते हैं जब भी इनको प्रिसाइड करने के लिए, जब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसको या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक बैठता है वहां पे। जो असेंबली में बैठता है उसको स्पीकर या फिर उसके अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन या फिर उसकी अनुपस्थिति में वाइस चेयरमैन। ये दोनों मान लीजिए वैकेंट हो गए पोस्ट, तो उस केस में ये किसी भी मेंबर जो कि मेंबर ऑफ पर्टिकुलर हाउस होगा उसको अपॉइंट कर सकते हैं एज ए स्पीकर इन केस ऑफ अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा कुछ हुआ है। अगर मान लीजिए काउंसिल में दोनों वैकेंट है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, तो वहां पे वो उसके मेंबर से किसी एक को उठा के चेयरमैन बना सकते हैं। तो ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ही नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, total membership of legislative council 1/6 from a group of people, a person who has special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement and social services. ठीक है, he can also nominate one member to the state legislature assembly from the Anglo-Indian community। देखिए इसको सिंपल शब्दों में समझिए, जब भी जो मैंने बताया कि 5 ऐसे स्टेट है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है जिसकी वजह से उनको बाई कैमरल कहा जाता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहां पे। ठीक है, वहां पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका टोटल जो स्ट्रेंथ होता है उसका 1/6 टोटल स्ट्रेंथ का। मान लीजिए किसी स्टेट लेजिस्लेचर का 60 टोटल सीट है
1/6 कितना हुआ, 10 हुआ। तो 10 ऐसे मेंबर को वहां पे नॉमिनेट करेंगे गवर्नर, जो कि होंगे जिनका स्पेशल नॉलेज होगा या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सकता है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में या फिर सोशल सर्विसेज में। सिंपल, बहुत सिंपल है, नॉमिनेट करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपर्ट है, और हर सेक्टर से एक्सपर्ट को रख देने से क्या होता है कि थोड़ी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, एक्सपीरियंस अच्छा यूज हो जाता है, ठीक है। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो इलेक्शन नहीं जीत सकते, बहुत नॉलेजेबल हैं लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सकते, ठीक है, इनको पॉलिटिक्स नहीं आती, मान लो एक बात करें तो नॉमिनेट हो सकते हैं ये लोग। ये प्रोविजन रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड एक और मेंबर को नॉमिनेट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, एक ही मेंबर आता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होता है। अब प्रेस उस वहां पे 2 मेंबर थे, लोकसभा की बात करें तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है, ही डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो ये इलेक्शन कमीशन से, जब मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन को लगता है कि गलत मीन्स से कोई मेंबरशिप ले लिया है स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसको हटाना है, उसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो कंसल्ट करती है इलेक्शन कमीशन गवर्नर से, एंड ये डिसाइड करते हैं उस मैटर को कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, when a bill is sent to governor, he has basically some options available, जैसे कि he can give his assent to the bill, जब assent दे दिया तो बिल उसी समय एक्ट बन जाएगा, स्टेट बिल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। या फिर ये अपना assent नहीं देंगे तो वहीं पे बिल रद्द हो जाएगा, या तो ये रिटर्न कर सकते हैं, he can return the bill if it is not a money bill। एक बात ध्यान रखना कि मनी बिल को ये रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है, फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस। अगर मान लीजिए कि हाउसेस में रिकंसिडरेशन के लिए उन्होंने भेजा है और हाउसेस ने फिर से इसको सेम ही पास कर दिया विथ और विदाउट अमेंडमेंट, मान लो अमेंडमेंट किया या फिर नहीं भी किया, सेम ही पास कर दिया मान लो, उस केस में दोबारा जब इनके पास आएगा तो ही हैज टू गिव हिज एसेंट, ठीक है। तो इनके पास सस्पेंसिव वीटो है, लेकिन एक्चुअल वीटो जो मतलब कहते हैं ना वैसा नहीं, सस्पेंसिव वीटो है जैसा कि प्रेसिडेंट के पास है। He can also reserve the bill for consideration of the president। तो प्रेसिडेंट के लिए किसी पार्टिकुलर स्टेट के बिल को ये रिजर्व कर सकते हैं कि भाई मुझे लगता है कि नहीं, ये इट इज रियली रिक्वायर्ड टू हैव कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो। एक केस में तो ये ऑब्लिगेटरी है, जब भी कोई बिल आता है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर को ही इंडेंजर करता है, स्टेट लेजिस्लेचर को ही इंडेंजर करने के लिए बेसिकली स्टेट हाई कोर्ट को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को इंडेंजर कर रहा है कोई बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर दैट इंडेंजर्स स्टेट हाई कोर्ट, सॉरी मैं स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहा था, एक्चुअली कोई बिल मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया और वो हाई कोर्ट को, पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट को ही इंडेंजर कर रहा है, उसको खतरे में डाल रहा है, उसके फंक्शनिंग पे कुछ हो सकता है, उसकी ऑटोनॉमी पे कुछ हो सकता है, उस केस को तो डेफिनेटली ये रखते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, दिस इज ऑब्लिगेटरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन एडिशन द गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व बिल इफ इट अल्ट्रा वायर्स, मतलब कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तब भी ये रखेंगे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, या फिर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको अपोज कर रहा हो तब भी रखा जाएगा, या तो ये अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री ऑफ द पीपल एज ए होल हो, तब भी वो कंसिडर कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास रखा जा सकता है। या फिर इट इज ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, या फिर इट इज डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, he can promulgate ordinances when the state legislature is not in session also। तो गवर्नर के पास वेराइड फंक्शन है लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि जब स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है सेशन में, मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है सेशन में, उस केस में तो बिल नहीं बन पाएगा, बिकॉज एक बिल कब एक्ट बनता है, वो तब बनता है जब स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास कर दे और गवर्नर उसको एसेंट दे दे, या फिर प्रिजर्व किया है उन्होंने, रिजर्व किया है कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे दे तभी बिल बनेगा। लेकिन उस केस में क्या, जब स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं है सेशन में, तो क्या जो जनरल बिजनेस है सरकार का वो नहीं चलेगा? डेफिनेटली चलेगा, वो चलेगा, और गवर्नर उस केस में ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस अध्यादेश होते हैं, लिखित होते हैं, बिल की तरह काम करते हैं, एक्ट की तरह काम करते हैं, कानून की तरह ही काम करते हैं। तो he must be
अप्रूव, इट मस्ट बी अप्रूव बाय स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक। तो जो कोई मान लीजिए कोई ऑर्डिनेंस आ गया है और स्टेट लेजिस्लेचर उस समय नहीं थी और बाद में स्टेट लेजिस्लेचर चुन के आ गई है इलेक्शन के बाद, आने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर को उसको उस बिल को, ऑर्डिनेंस को बेसिकली 6 वीक के अंदर ही उसको अप्रूव कर देना है, वरना वो खत्म हो जाएगा, ऑर्डिनेंस वहीं पे खत्म हो जाएगा। बट ही कैन ऑल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एनी टाइम। तो गवर्नर जब चाहे कोई पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस है उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, मतलब उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे ये टर्म्स देख लीजिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिपोर्ट है, या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट है जो कि रिलेटेड है अकाउंट ऑफ द स्टेट, उसको भी रखते हैं कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, मतलब असेंबली में रखते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में प्रेजेंट किया जाता है इन रिपोर्ट्स को। और इन रिपोर्ट्स को इसलिए प्रेजेंट किया जाता है कि बिकॉज एक ओपननेस चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि इनकी रिपोर्ट्स क्या है, एसएफसी कैसे काम किया, एसपीएससी कैसे काम किया, सीएजी का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो क्या है। तो ये भी रखना इनका लेजिस्लेटिव पावर है। अब जानते हैं इनके फाइनेंशियल पावर्स को। तो ही हैज सर्टेन फाइनेंशियल पावर्स, इन्हीं के कारण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको स्टेट बजट कहते हैं, वो ले किया जाता है लेजिस्लेचर में, इन्हीं की अथॉरिटी के द्वारा। यही वो शख्स है जो कि जिनके नाम पे स्टेट का जो बजट है वो पेश किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो फाइनेंशियल पावर है इनका। नेक्स्ट है मनी बिल, जब भी आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। बिना प्रायर रिकमेंडेशन के मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में कहूँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन के प्रायर, मतलब मनी बिल पेश करने से पहले उनको एक रिकमेंडेशन देना पड़ेगा कि यस दिस इज मनी बिल एंड बेसिकली दिस हैज टू बी प्रेजेंटेड, ठीक है। तो ये पावर है इनका। एंड जब भी डिमांड फॉर ग्रांट आता है, क्योंकि स्टेट में मिनिस्ट्रीज अपना अपना डिमांड करती हैं कि मुझे इस बजट में इतना पैसा चाहिए। मान लीजिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, स्टेट की मिनिस्ट्री है, वो कुछ पैसा मांगेगी। ऐसे ही सड़क जो मंत्रालय है वो भी पैसा मांगेगा। डिमांड फॉर जो ग्रांट आता है वो भी इनके रिकमेंडेशन के बिना नहीं दिया जाता है, एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। नो डिमांड फॉर ग्रांट एक्सेप्ट ऑन द गवर्नर्स रिकमेंडेशन कैन बी गिवन टू द मिनिस्ट्रीज, ये भी बात जान लेना। नेक्स्ट है, ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। कई सारी ऐसी एक्सपेंडिचर आ जाती है जो कि अनफोर्सीन है, अचानक आ गई। नेचर उनका ऐसा है कि पहले से प्लान नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे पैसा निकालना है। तो एक कंटीजेंसी फंड का प्रोविजन होता है स्टेट में भी, सेंट्रल लेवल पे भी है कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंटीजेंसी फंड होता है। दोनों चीजें हैं, स्टेट में भी है, सेंट्रल लेवल पे भी है, ठीक है। अकाउंट्स मैंने पब्लिक अकाउंट्स जब बताया था आपको तो याद होगा, तो थोड़ा रिमाइंड कर लेना उसको। ऐसी एक्सपेंडिचर जो अनफोर्सीन है, अचानक सामने आ जाती हैं, उसके लिए तो कंटीजेंसी फंड से पैसा निकालना ही पड़ेगा। तो ये एडवांस दे सकते हैं उसमें, मैंने मतलब कि बिना वोटिंग के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पैसा कुछ एडवांस ये निकलवा सकते हैं, बाद में वोटिंग हो जाए। तो इनका ये पावर है, फाइनेंशियल पावर, ठीक है। आगे, he constitutes a finance commission after every 5 years and review the financial position of panchayats and the municipalities। तो जो फाइनेंस कमीशन होती है, स्टेट की फाइनेंस कमीशन, हर 5 साल में गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट कराते हैं। उनका काम होता है फाइनेंस कमीशन का कि वो जो फाइनेंशियल पोजीशन है पंचायत्स की या म्यूनिसिपैलिटीज की, जो लोकल गवर्नेंस है, उनमें क्या पैसे का स्टेट है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनको पैसे मिल रहे हैं कि नहीं। डेफिनेटली लोअर लेवल पे पैसे की स्कार्सिटी है, सब कुछ होने के बावजूद भी ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पंचायत की, म्यूनसिपैलिटीज की बहुत कम है, स्टेट के ऊपर डिपेंड रहती है। बट मैकेनिज्म ये है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं गवर्नर। एक क्वेश्चन के तौर पे ये भी है कि गवर्नर हु कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट फॉर टू चेक टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। द आंसर इज गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स। इनके पास जुडिशियल पावर्स हैं, लगभग सिमिलर है कई सारे मैटर में प्रेसिडेंट की तरह, लेकिन डेथ के मैटर में नहीं है। डेथ सेंटेंस अगर मिलता है, वो चाहे कोई भी दिया हो, स्टेट के हाई कोर्ट ने दिया हो
या फिर कहीं से भी आया हो, तो उसका जो है उसमें रिमिशन वगैरह जो है, उसका पार्डन, सब कुछ वो प्रेसिडेंट के पास ही है। लेकिन इनके भी कुछ जुडिशियल पावर है, जैसे कि पार्डन, रिप्राइव्स, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड और रिमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस। तो ये सारे टर्म्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन सो डिटेल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। आई होप आप पूरा सीरीज देख रहे हो। एंड एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाय कंसल्टेशन प्रेसिडेंट, बाय कंसल्टिंग प्रेसिडेंट, एंड ही कैन आल्सो अपॉइंट द जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। तो ये क्या करते हैं कि जब भी जज हाई कोर्ट का अपॉइंट होता है तो प्रेसिडेंट से बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो ये सारे इनके जुडिशियल पावर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग्स और प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज की, ठीक है, गवर्नर करते हैं, लेकिन इसके लिए इनको कंसल्ट करना होता है स्टेट हाई कोर्ट को। ठीक है, कंसल्ट करके ही अपॉइंटमेंट करते हैं, उनकी पोस्टिंग करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं, किसकी? डिस्ट्रिक्ट जजेस की। ठीक है, स्टेट हाई कोर्ट के से कंसल्ट करते हैं। He also appoints persons to the judicial service of the state other than district judges in consultation with the state high court and the state public service commission। सिंपल सी बात है, जुडिशियल सर्विस में भी कुछ अपॉइंटमेंट होते हैं, वो भी करते हैं यही गवर्नर ही करते हैं, लेकिन वो जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट है वो एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है, वो करते हैं इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बिकॉज जुडिशियल सर्विस के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमेशा नियुक्तियां निकालते रहती है, तो उनसे भी कंसल्ट करना इनका काम है, बट अपॉइंटमेंट जो होता है वो यही करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर। अब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे गवर्नर का पोजीशन क्या है, कितनी पावर्स हैं, क्या मैकेनिज्म है, कैसे उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रखा गया है। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, एंड सारे एग्जीक्यूटिव जो पावर है इन्हीं के से निकलते हैं, इन्हीं के सील, इन्हीं के मतलब नाम पे होता है सब कुछ। बट ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो है सीएम, चीफ मिनिस्टर, रियल एग्जीक्यूटिव। तो ये पॉइंट कहता है कि गवर्नर हैज बीन मेड ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दैट इज ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट। ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट का मतलब ये है, ये आर्टिकल 154 में है, ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन दिखाता है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन है उसको बताता है ये आर्टिकल 154। तो सारे जो मतलब काम होते हैं, एक्सिक्यूटिव मैटर होते हैं, इन्हीं के नाम पे होते हैं। ये डायरेक्टली करा सकते हैं, फिर इनके ऑफिसर सबऑर्डिनेट के थ्रू ये कराते हैं। बेसिकली होता क्या है मैं बताता हूँ, अब अगले आर्टिकल में मिल ही जाएगा आपको। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise the governor in the exercise of his functions, except in so far as he is required to exercise his function in his discretion। आर्टिकल 163। ये आर्टिकल कहता है कि इनको इनके काम की सहायता गवर्नर को जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसको कराने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड करेंगे सीएम, और उन्हीं के एडवाइस पे ये काम करेंगे, एड एंड एडवाइस पे। ठीक है, उन्हीं के एड एंड एडवाइस पे ये काम करेंगे। आर्टिकल 163 कहता है एक्सेप्ट दोज पावर्स जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी है, जिसमें एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, नॉट टू द गवर्नर। ये पॉइंट हमेशा फोकस करना कि हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति जो अपॉइंटमेंट है उनके मिनिस्टर्स की, सीएम की, वो कौन करता है? गवर्नर करते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के, वैसे ही स्टेट लेवल पे आर्टिकल 164 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ना कि गवर्नर के। ठीक है, तो मतलब गवर्नर इनको हटा नहीं सकते, ऐसे डिसमिस नहीं कर सकते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऐसे नहीं हटा देंगे, ये तभी हटेंगे जब इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, या फिर कोई बिल पेश किया वो बिल ही ना पास हो, यानी कि अगेन कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ प्रेसिडेंट इन टू रिस्पेक्ट्स। वो दो बातों में
वो दो बातें ऐसी क्या है जिनके वजह से प्रेसिडेंट और गवर्नर में जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो डिफर करता है। पहली बात ये है पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर एक्टिंग एट अ टाइम्स इन हिज डिस्क्रिशन, नो सच पॉसिबिलिटी गिवन टू प्रेसिडेंट। कहने का मतलब है कि गवर्नर के पास तो कुछ ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नर अपने खुद के पावर को यूज कर सकते हैं बिना किसी किसी की सहायता के, बिना एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तो ये हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट है 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें कहा गया कि मिनिस्टीरियल जो एडवाइस है बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब उसी के एडवाइस के हिसाब से काम करना है इनको प्रेसिडेंट को। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन गवर्नर के साथ नहीं है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर होंगे उनका एड एंड एडवाइस जो होगा बाइंडिंग नहीं होगा गवर्नर के, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में बाइंडिंग है। तो ये दो डिफरेंसेस है जो कि मेजर डिफरेंस है, और यही दो डिफरेंसेस है पोजीशन पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो कुछ ऐसे केसेस हैं उनमें इनका डिस्क्रिशन पावर है, मतलब ये एड एंड एडवाइस वहां पे किसी से नहीं लेते, अपने खुद के डिसीजन से काम करते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन करना हो किसी बिल को, रिजर्व करना हो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। या फिर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड करना हो प्रेसिडेंट को लगाने के लिए, तो वो भी इनका डिस्क्रिशनरी पावर है। या फिर जब भी ये फंक्शन करता है, फंक्शंस एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ एडिशनल चार्ज, तो वहां पे भी इनका पावर डिस्क्रिशनरी हो जाता है, बिकॉज वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते। जब भी यूटीज को, मान लीजिए कोई गवर्नर है उसको एक यूटी भी मिला हुआ है कि आप इस यूटी का भी आप ही एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप ही इसका फंक्शनिंग देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे। तो यूटी में क्या होता है, यूटी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते, गवर्नर ही होता है जनरली, तो वही सारे फंक्शन करता है, तो वहां पे उसको डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनको डिस्क्रिशनरी पावर है इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल बाय असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू एन ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज रॉयल्टी एक्रूइंग फ्रॉम लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो देखिए ये जो स्टेट्स है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे ट्राइबल लोग, ट्राइबल लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बिकॉज वो उनका जो मोडस ऑपरेंडी है, उनका रहने सहने का तरीका जो है जंगल से रिलेटेड है, तो उनको ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स दी गई हैं। मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा। इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, गवर्नर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो जब भी ऐसी जो स्टेट है पैसा देती हैं रॉयल्टी के तौर पे इनके लैंड से माइनिंग एक्सप्लोरेशन करने के लिए, तो वो अमाउंट डिटरमाइन करने का पावर जो है वो गवर्नर के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है he can also seek information from the chief minister on the matters of administrative and legislative matters of state। तो ये भी इनका डिस्क्रिशनरी पावर है। इनके पास, गवर्नर के पास कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी है, जैसे कि अपॉइंटमेंट जब करना होता है चीफ मिनिस्टर का, जब किसी पर्टिकुलर पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हंग असेंबली टाइप की हो जाती है, इलेक्शन हुआ और किसी एक पार्टी को, या फिर जैसे ग्रुप ऑफ पार्टी जिसको, जैसे यूपीए है, जैसे कि एनडीए है, इनको अगर मान लीजिए मेजोरिटी नहीं मिली, उस केस में चीफ मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा, उस केस में इनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। ये किसी पर्टिकुलर जनरली क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि इनको लगता है कि लार्जेस्ट जो नंबर वाली जो पार्टी है उसको, उसके लीडर को बोल देते हैं कि ठीक है आप सीएम बन जाओ, और कुछ दिनों में विद इन 1 मंथ में आप अपना कॉन्फिडेंस शो कर दो, फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में आप पास हो जाओ, आपका नंबर आ जाएगा, तो आपकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, तो ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन है इनका। एक और कंडीशन है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर सडनली डाई कर जाते हैं और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है उनका, उस केस में भी ये सीएम चुन सकते हैं किसी को पर्टिकुलर को। ठीक है, इनका डिस्क्रिशन है। लेकिन इस केस में बहुत रेयर होता है कि ऑब्वियस सक्सेसर ना हो, क्योंकि पार्टी तुरंत किसी चेहरे को आगे बढ़ा देती है कि भाई ये मरे हैं तो ये अब सीएम होंगे हमारे, तो ये पावर इनका कोई ज़्यादा डिस्क्रिशन इसमें मिलता नहीं है इनको।
एंड इनका एक और डिस्क्रिशनरी पावर है, जब भी डिसमिसल करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रूव नहीं कर पाती कॉन्फिडेंस, मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए मान लो, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में वोटिंग हो जाए और सरकार के अगेंस्ट में वोटिंग हो जाए, और उस केस में क्या होगा कि नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, तो इसको डिसमिस करने का जो डिस्क्रिशन है वो गवर्नर के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। डेफिनेटली उस केस में डिस्क्रिशन रहता है, इनको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्क्रिशन है, इनको पता चल गया कि मेजोरिटी इनकी नहीं है तो डेफिनेटली तुरंत ही डिसॉल्व कर देंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, किसी से भी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ये सर्टेन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर विदर्भा एंड मराठवाड़ा। तो ये दोनों महाराष्ट्र के रीजन्स हैं, विदर्भा एंड मराठवाड़ा, जो सूखा से प्रभावित रहता है हमेशा। एंड इसके लिए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स रखा गया है, बिकॉज ऑलरेडी पिछड़े हुए एरिया में इनको काउंट किया जाता है। तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बोर्ड को देखने की, स्टैब्लिश कराने की, वो गवर्नर के ऊपर है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की। ठीक है, कुछ और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ। तो जो गुजरात का ये वाला हिस्सा है, ऐसे आपने देखा होगा, ओके, तो गुजरात का जो आप ऐसे वाला हिस्सा देखते होंगे, ऐसे करके ऐसे वाला हिस्सा जो है, ठीक है, उसमें ये वाला रीजन जो है वो कच्छ है। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है सौराष्ट्र है। यहाँ पे भी अलग अलग डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कराना गवर्नर का अगेन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर एज लॉन्ग एज इंटरनल डिस्टर्बेंस इन नागा हिल्स स्वेनसांग एरिया कंटिन्यूज। नागालैंड में ये डिस्टर्बेंस है, नागा मूवमेंट चलता रहता है, डिस्टर्बेंस है वहाँ पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस है। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो कुछ सर्टेन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नर के ऊपर, देखना पड़ता है इनको इंश्योर करना होता है कि हमेशा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ऐसा हो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसाम से रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट है मणिपुर से रिलेटेड है, मणिपुर के गवर्नर को एडिशनली देखना पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है हिल एरिया का स्टेट में वो भी सही से चलता रहे। सिक्किम का कोई अगर गवर्नर है तो उसको एडिशनल अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है for peace and for ensuring social and economic advancement of different section of the population, because सिक्किम में एक्चुअली वहाँ पे अगर आप डेमोग्राफिक सेटअप देखोगे तो अजीब सा है, पहाड़ों में ट्राइबल लोग रहते हैं, पहाड़ के नीचे कहा जाता है कि ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, तो ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं वहाँ पे, डिफरेंट सेक्शंस में अलग अलग लेवल का डेवलपमेंट है, तो उसको भी इंश्योर करने के लिए कि सबको बराबर पीस बना रहे। तो ट्राइबल जो एरिया है जो पहाड़ों पे रहती है वो झगड़ते रहती है नीचे वाले लोगों से, तो ये सारे दिक्कतें हैं सिक्किम में। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट। ठीक है, कर्नाटका में भी जो गवर्नर है उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन। तो ये सारे कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। कोई अगर मान लो असम का है तो वो ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उसका एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। गवर्नर यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक मारना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।